जब यहाँ से मैं R1 और R2 का रेशियो निकालूंगा तो ये जो क्यूब है जाके क्यूब रूट हो जाएगा घनमूल। तो 27 का घनमूल 3 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है। मतलब R1/R2 जो है वो 3/4 निकल जाएगा। हमसे पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर कर दो और 4 पाई R2 का स्क्वायर कर दो। ये आपके क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, जो कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। बच जाएगा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। और R1 का वैल्यू कितना दिया है, 3, इसका स्क्वायर कर दो। R2 का वैल्यू 4 दिया है, इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो मेरे प्यारों से कितना आ जाएगा, 9/16। 9/16 का मतलब कि 9 संबंधित 16। ठीक है। चलो देखो ऑप्शन में दिया है 9 संबंधित 16, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए 9 संबंधित 16 मेरे प्यारे बच्चों ने। ए वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए वाले पे आप क्या लगा लो, ट्रिक लगा लो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 13 तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए 2 पाई RH होता है, कहीं दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन। तो बेलन के वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 2 पाई RH फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए मेरे प्यारों बच्चों अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर यहाँ पे हो गया आपका 14। प्रश्न नंबर 14 है यहाँ पे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, तो वह होगी। मेरे प्यारों बच्चों वो बड़ी से बड़ी संख्या 125 में जब भाग देते हैं तो 8 शेषफल बचता है, जब 70 में भाग देते हैं तो 5 शेषफल बचता है। आपको सिंपल घटाना है, तो इधर बच जाएगा 117 और इधर बच जाएगा आपका 65। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इन दोनों संख्याओं का आप निकालो यहाँ पे एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालोगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 ही वो ऐसी बड़ी संख्या है जो कि 125 में भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा और 70 में भाग देंगे तो 13 5 65, शेषफल 5 बचेगा। तो वो संख्या कैसी है, 13 संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, जब तक मैं हूँ गणित में किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी, बस आप पढ़ते रहो। आगे देखो प्रश्न नंबर 15 क्या है कि समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। मेरे प्यारों बच्चों सिंपल आप क्या करोगे मेरे प्यारों बच्चों, y = 0 दिया है, y का जहां पे y आएगा वहां पे 0 रख दो, x का वैल्यू खुद निकल जाएगा। 3x + 2y = 6 ये आपको समीकरण दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 2 गुणे y आ गया, तो y की जगह क्या रखोगे, 0, बराबर हो जाएगा 6। तो इधर तो हो गया आपका 3x और 2 को गुणा 0 में करोगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 6। 3x में 0 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x = 6। जब x निकालूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/3। तो 3 दूनी के 6, तो x बराबर क्या आ गया, 2। बात खत्म। x = 2 और y = 0 तो दिया ही था। हमसे पूछा है कि हल होगा। देखो जब भी हल लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो x क्या है, 2 और y क्या है, 0। मतलब 2, 0 जो है उसका हल निकल जाएगा। 2, 0 का मतलब आप देख रहे हो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, 0। क्लियर है आप लोगों को ना। चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इतना बताओ, 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्या कौन कौन सी है। तो एक तो आपकी 2 है, एक आपकी 4 है, एक आपकी 6 है, एक आपकी 8 है और एक आपका खुद 10 है। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या इतनी है। समांतर माध्य पूछा है, समांतर माध्य कहता है कि दी हुई संख्या को जोड़ो। जोड़ने के बाद कितनी संख्या है, 3 2 5, उसका भाग दे दो। 10 10 18, 18 2 20, 20 10 30, 30/5। जब इसको भाग दोगे तो 5 6 के 30, तो 6 जो है समांतर माध्य आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, बिल्कुल। चलो 17वां प्रश्न देखो कह रहा है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रवृत्ति होगी। मेरे प्यारे बच्चों कोई सिक्का है तो सिक्का में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो संभावित परिणाम में आपके कितना टोटल, 2, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। लेकिन कह रहा है एक बार उछालोगे तो या तो हेड ही आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, मतलब एक हो जाएगा। तो 1/2 टोटल कितना है, टोटल आने की संभावना 2 है, या तो हेड आएगा तो टेल। लेकिन एक बार उछालोगे तो सिर्फ एक ही आएगा, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। तो 1/2 है, सी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो फार्मूला पूछ दिया है कि माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच जो संबंध होता है वो होता है बहुलक = 3 गुणे माध्यक - 2 गुणे माध्यक। ठीक है, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला होता है बहुलक = 3 गुणे माध्यक - 2 गुणे माध्यक, बी वाला
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखो, साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश का मान। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बटे में, बस आप θ1 प्लस θ2 का वैल्यू 10 देखो 90 अंश है कि नहीं। θ1 का मतलब 15 अंश और θ2 का मतलब 75 अंश, जोड़ने में कितना रहा है, 90 अंश आ रहा है। आंख बंद करके एक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता है, हमेशा उसका आंसर एक होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए 20वां प्रश्न देखो, किसी बारंबारता बटन का माध्य आपको 24.1 बहुलक 28, तो उसके माध्यक होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, फार्मूला हमने बताया था ना, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्यक होता है। तो देखो हम क्या करेंगे कि बहुलक की जगह हम 28 लिखेंगे बराबर 3 गुणे माध्यक। ठीक है, तो माध्यक हमको पूछा है तो m मान लेंगे माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य कितना है, 24.1 दिया है। हल करना है इसको, तो हो जाएगा 28 बराबर 3m माइनस, गुणा करो 2 एकम 2, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 48.2। ऐसा हो गया 28, ये आएगा तो प्लस में हो जाएगा 48.2 बराबर 3m। जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर 2 8 8 16, 4 2 6 7, 76.2 बराबर 3m। और जब इसको कटाओगे तो 3 दूनी के 6, 3 5 15 और 3 चौको 12 बराबर m। तो कितना हो जाएगा माध्यक मेरे प्यारे बच्चों, 25.4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी 25.4 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो खंड अ था जो कि 20 नंबर के था, हमने कंप्लीट करा दिया। अब खंड ब देखते हैं। खंड ब 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न है, जिन्हें हम लोग बहुत डिटेल से कॉपी में हल करना होता है। तो कॉपी में हल करके मैं बताऊंगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट हो गया, कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, मतलब जितना भी खंड क ख ग घ ड़ च दिया ना, इसको पूरा सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क वाला करते हैं। क वाला दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है 2 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और करड़ी में 3 वाला मैं बता दूंगा, तो अगर आपके एग्जाम में करड़ी में 2 आएगा या करड़ी में 5 आएगा या करड़ी में 7 आएगा, सेम उसी को रूल को अपनाकर आप आसानी से कर पाओगे। जहां पे करड़ी में 3 रहेगा वहां पे करड़ी में 2 5 7 लिखते जाएगा, स्टेप वही रहेगा, आसानी से कर पाओगे। चलो देखो, एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है, कैसे करना होता है, क्योंकि कॉपी में लिखना होता है। तो कैसे लिखोगे, पूरा डिटेल में लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। ये नहीं कि आपको आंसर नहीं बताना है, पूरा डिटेल में लिख के दिखाना है। तो चलो मैं करता हूं, यहां से ये मैं करने जा रहा हूं 21 का क करने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले बोला है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है ना, इसको आप परिमेय मानो। कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे कि माना, आप लिखोगे इस तरह, कॉपी में इसी तरह लिखना है आपको। माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जस्ट उसका उल्टा मांगोगे। ठीक है, परिमेय संख्या है, इस तरह आपको लिखना। पहली लाइनिंग आपकी यही होनी चाहिए। जब करड़ी में 3 को आप परिमेय संख्या मान लिया आपने, तो आप क्या लिखोगे कि करड़ी में 3 जो है वो परिमेय संख्या है, तो उसे कह दो कि वो ए बटे बी के बराबर है, क्योंकि ए बटे बी परिमेय संख्या होता है। ए बटे बी, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि जहां जहां ए और बी, जहां ए और बी सअभाज्य, सअभाज्य, जिस तरह लिख रहा हूं मेरे प्यारों बच्चों, सेम इसी तरह एग्जाम में आपको लिखना है, तभी नंबर मिलेगा। आप समझने के प्रयास कीजिए, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं सेम डिट्टो आपको उसी तरह लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तभी नंबर मिलेगा। अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, एवं यहां लिखिएगा एवं बी जो है वो 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या यही ना कहता है कि ए बटे बी के रूप में लिखा जाए, ए और बी सभाज्य होना चाहिए। सभाज्य मतलब समझ रहे हो, ए और बी का अगर मैं एचसीएफ लूं तो एक आना चाहिए। ठीक है, एवं बी जो है 0 नहीं होना चाहिए, यही तो कहता है परिमेय संख्या। यहां तक हो गया। इसके बाद ब्लैक पेन लीजिएगा, ब्लैक पेन, फिर ब्लैक पेन से आप लिखिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जिस तरह मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारों, सेम उसी तरह लिखना है आपको, कोई बनाकर नहीं लिखना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मैं खुद इतना आसान तरीका आपको बता रहा हूं, वर्ग करने पर। ये प्रश्न तो 100% आपके एग्जाम में आने वाले। ठीक है, 70 में 70 इस पूरा पेपर को हल करके आना है आपको। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो इधर आपका करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा बराबर, इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा ए बटे बी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग किए हो तो करड़ी में 3 का वर्ग करने पर करड़ी हट जाती है, तो ये तो 3 हो गया।
अगर इसका वर्क करोगे तो